हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। शेयर मार्केट क्रैश कोर्स सीरीज़ में ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास यदि आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में शेयर मार्केट, हमारा फोकस मेनली शेयर मार्केट पे ही रहेगा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। आज ये हमारी दूसरी सेकंड क्लास है। इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम कोई भी शेयर पिक कर रहे हैं तो क्या उसकी फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू है क्या शेयर को हम फेयर वैल्यू पे पिक कर रहे हैं। हाँ, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि शेयर में कुछ बबल तो नहीं है, या शेयर कहीं लोअर प्राइस में तो नहीं है, कहीं शेयर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैनेजमेंट साइड से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसके लिए एक वैल्यू होती है शेयर की, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पे यदि आप शेयर को खरीद रहे हो तो वो शेयर आपको सही रिटर्न्स देगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है रियल वैल्यू ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर। Intrinsic value is anticipated or calculated value of a company, stock or currency or product determined through fundamental analysis. It includes tangible or intangible, both tangible और intangible both फैक्टर्स, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम टच नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड द रियल वैल्यू। ये एक रियल वैल्यू है, ठीक है, शेयर की, और मे नॉट बी द सेम एज करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो कंपनी के पास में है, विद्यमान है, उसकी रियल वैल्यू है। हाँ, बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है? पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या है? जैसे आप आईटी स्टॉक्स ले रहे हो, तो आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आईटी स्टॉक्स में जो भी आईटी सेक्टर में काम करती है और कंपनियां, उनसे उस कंपनी का कंपैरिजन कीजिए, उसको हम पीयर कंपैरिजन बोलेंगे। पीयर कंपैरिजन से हमें बहुत सी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। थोड़ा वीडियो को हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। पेयर कंपैरिजन से हमें बहुत सी चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि हमारी कंपनी का पोजीशन, जिसमें हम पैसा लगाने नहीं सोच रहे, उसका पोजीशन क्या है। तो पेयर कंपैरिजन हमें करना बहुत ज़रूरी है। पेयर कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द स्टॉक रिसर्च अप्रोच यूज्ड बाय प्रोफेशनल एनालिस्ट और इंडिविजुअल। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर पेयर ग्रुप कंपनीज। जो पेयर ग्रुप की कंपनी होती है, सेम ग्रुप की कंपनियाँ होती हैं, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आरओसी क्या है, और वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, ईयर एंड ईयर कैसा कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा कर रही है। तो उन सब के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग है, हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा इन्वेस्टमेंट राइट वे में है? राइट वे में हमारा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, उस चीज़ को हम जानने के लिए, राइट वे में हमारा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, उस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे? देयर आर डिफरेंट वेज टू डू, जो उसमें हम जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, लेकिन हमारा जो फोकस है, इसमें स्टॉक्स भी हैं, बॉन्ड्स भी लिए हैं, हमने म्यूचुअल फंड्स भी लिए, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस है मेनली स्टॉक्स पे ही रहेगा, क्योंकि हम स्टॉक्स के बारे में ही सोच रहे हैं। इसमें मेन थिंग नंबर 1, द मेन गोल इज़ टू मेक योर मनी ग्रो ओवर द टाइम। इसमें यदि आपकी मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है। दूसरा, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपको यदि शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आपको कम से कम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब 3 to 5 to 10 ईयर्स का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको लेके चलना पड़ेगा। और आपको कोई भी चीज़ है, कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो उसका केयरफुल, आपको बहुत ही
अच्छी तरीके से जांच परख करके अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे आपको एडवाइस करना चाहिए कि क्या मैं ये शेयर पिक कर सकता हूँ, और नहीं तो आजकल बहुत सी ये ऐप्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसा कर रहा है, इसका 5 ईयर्स का ट्रिक क्या है, 3 ईयर्स का क्या है, 10 ईयर्स का क्या है, ऑल टाइम क्या है। नेक्स्ट, एज वेल एज द एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। हाँ, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपया स्पेयर में पड़ा है, 1 लाख रुपया स्पेयर में पड़ा है और 1 लाख रुपया उठा के पूरा शेयर मार्केट में डाल दिया, तो कभी आपको इमरजेंसी आई तो क्या करोगे? ऐसा नहीं करना है। इसका 20% आपको शेयर मार्केट में डालना चाहिए, और जिससे 80% जो है आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसको मैनेज करने के लिए आप रख सको। सारा पैसा उठा के शेयर मार्केट में नहीं डालना है। बाद में कुछ की रेशियोज होता है, हमें कौन सा शेयर पिक करना चाहिए, कौन सा पिक नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ रेशियोज होते हैं। ये बहुत ही 2 रेशियो 3 रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। फर्स्ट रेशियो है की रेशियोज में, फर्स्ट नंबर 1 पे है पी रेशियो। पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग। आप उसमें किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में आप कितना पैसा लगा रहे हो और वो आपको उसके बदले में कितना पैसा कमा के दे रहा है। नॉर्मली यदि पी रेशियो आपको मिल जाएगा, आप जिस ऐप से ट्रेडिंग करते हो, एंजल वन हो, जरोदा हो या कोई भी ऐप हो, उसमें आपको ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में पक्की मिल जाएगी कि शेयर का पी रेशियो क्या है। यदि पी रेशियो 20 एंड बिलो है तो इसका मतलब आपका शेयर, अब आप शेयर में एंट्री ले सकते हो, बेशर्ते कि कोई और शेयर में कोई और गड़बड़ियाँ ना हो। हाँ, जिन कंपनियों के शेयर बहुत ज़्यादा भागते हैं, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पी रेशियो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा पी रेशियो वाली कंपनियां भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके चली जाती है। लेकिन हमें नॉर्मल आइडियल कंडीशन में ये देखना है कि पी रेशियो 20, किसी का पी रेशियो 10 है, तो उसका मतलब है 10 पी रेशियो, उसका मतलब है हम 10 रुपये लगा रहे हैं, तो 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपी कमाने के लिए हमें 10 रुपीज़ लगाना पड़ रहा है। यदि पी रेशियो 20 है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपये दाव पे लगा रहे हैं। किसी का पी रेशियो 80 है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 80 रुपया दाव पे लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है। पीवी रेशियो नॉर्मली 1 to 5 या 1 to 4 या 3 तक गुड माना जाता है, लेकिन 5 तक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। कंपनी के पास में टेंजेबल और नॉन टेंजेबल थिंग्स को मिला के, सब कुछ मिला के क्या वैल्यूएशन है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमें क्या प्रॉफिट बना के दे रही है, वो होता है। जैसे 100 रुपीज़ कंपनी के पास में बुक रेशियो बुक प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, और हमारी शेयर की प्राइस भी 100 है, इसका मतलब 1 रुपया 1 आ गया ना, 1 आ गया। ये 1 को आइडियल माना जाता है, और जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्राइस टू बुक रेशियो कम होता चला जाएगा। तो प्राइस टू बुक रेशियो यदि बहुत ज़्यादा है तो उस कंपनी से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं उनसे भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए कि पीयर ग्रुप की कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो क्या है और पीयर ग्रुप की कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, दोनों। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, डेट टू इक्विटी। पर इक्विटी कितना डेट है, कर्जा कितना है कंपनी पे, एक इक्विटी पे, एक शेयर पे देखा जाए तो पर इक्विटी डेट कितना है। ठीक है, किसी भी कंपनी को हाँ ग्रो करने के लिए डेट चाहिए होता है, कर्जा चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्जा लेती रहे। हमें ये भी देखना है कि क्या उसके पास में कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं उस कर्जे को भरने के लिए। यदि कैश इक्विवेलेंट उसके पास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनियां कई प्रकार से डेट लेती हैं, कंपनियां लोन लेके लेती हैं, कंपनियां अपने शेयर्स को बेच के लेती हैं, लेकिन आइडियली कंपनियां शेयर्स को बेच के जो पैसा अर्न करती हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसको कंपनी को बैंक से जो लोन मिलता है, एक्सपेंशन के लिए लोन लेना ही पड़ता है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या कंपनी के पास में इस लोन की रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। यदि है तो नो प्रॉब्लम, डेट तो लेना ही पड़ेगा। डेट इज़ नॉट बैड थिंग,
इट्स गुड, बट क्या कंपनी उसके एवज में कुछ काम कर रही है या फिर ऐसे ही डेट लेके आराम से उसको मिस यूटिलाइजेशन कर रही है। फोर्थ थिंग है करंट रेशियो। करंट रेशियो में करंट असेट आपके पास में कितनी है और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, ये चीज़ भी हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि करंट असेट कंपनी की क्या है और करंट लायबिलिटीज़ कितना पैसा अभी कंपनी को इधर उधर चुकाना है, कितनी चीज़ें कंपनी को इधर उधर देनी है। यदि ये भी ठीक है तो कंपनी को आप पिकअप कर सकते हो बाद में। एक थिंग और है जो है बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से मतलब क्या है, हर एवरी क्वार्टर पे कंपनी क्या करती है, अपने जो भी कंपनी का कामकाज है, जो भी कंपनी कमाती है वो या जो भी कंपनी में होता है उसका कंपनी एक के रिजल्ट पोस्ट करती है, पब्लिकली रिजल्ट पोस्ट करती है। तो उसको उसमें बैलेंस शीट को हमें देखना आना चाहिए। बैलेंस शीट में हमें मेनली किस चीज़ को फोकस करना है, हम क्वार्टर टू क्वार्टर भी, क्यू टू क्यू भी फोकस कर सकते हैं और उसको हमें वाई टू वाई भी देखना चाहिए, वाई टू वाई भी देखना चाहिए। उसमें क्या होता है, देखो हमें देखना चाहिए कि कंपनी की सेल पिछले ईयर्स कितनी सेल थी, अभी क्या सेल है, प्रॉफिट क्या है, क्या केवल सेल ही बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में सेल को कम रखती है और प्रॉफिट बढ़ाती हैं, लेकिन सेल और प्रॉफिट दोनों देखना है। टोटल एसेट्स क्या है, क्या बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर, जो भी देख रहे हैं। लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, क्या कम हो रही है या बढ़ रही है, ये चीज़ें हमें देखना चाहिए। एक चीज़ और है इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, कैश फ्लो। कंपनी में कैश फ्लो कितना है, ईयर टू ईयर कैश फ्लो कितना है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें ये कैश फ्लो देख लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग हम जो देखेंगे वो हमारी है टाइप ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी है वो जो बिजनेस कर रही है, किस टाइप का बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस की नीड क्या है, वो बिजनेस की मार्केट में ज़रूरत क्या है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसे ही औने पौने कोई भी कंपनी ले ली और उसके हमें पता ही नहीं है कि वो करती क्या है, तो कोई मतलब नहीं है, वो हमें नुकसान ही देगी। फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, जैसे अभी रेन्यूएबल सेक्टर का चल रहा है, तो रेन्यूएबल सेक्टर में अभी फ्यूचर अच्छा है, या फिर और किसी का देखें हम तो, जैसे रेलवेज़ का है, रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। तो फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर क्या है, मोनोपोली ऑफ द कंपनी का, क्या कंपनी का मोनोपोली है, जैसे IRCTC, इसका रेलवे में इसका एक मोनोपोली सेक्टर की कंपनी है। क्या मोनोपोली है, कंपनी मोनोपोली रखती है मार्केट में, और कंपनी के दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो किस टाइप के हैं, वो क्या कंपनी को ग्रो करने देंगे क्या नहीं देंगे। कंपनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ में मार्केट में उतरना पड़ेगा, तभी जाके वो ग्रो करेगी। तो स्टार्टिंग में यदि कोई NBFC की कंपनी आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी बजाज फाइनेंस है और अभी बोल रहे हैं कि जियो जो है बजाज फाइनेंस को टक्कर दे देगा, तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में हमें। अभी ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जियो का बिजनेस कैसे जियो लॉन्च करती है, जियो और जियो फाइनेंस जो कैसे लॉन्च करता है, लॉन्च किया और उसको आगे कैसे प्रोसीड करता है, बजाज फाइनेंस की आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको डाउन भी कर सकता है या फिर वो अप चला जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटर्स को भी हमें देखना चाहिए। लास्ट में थैंक यू। यदि आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास थी और नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरी आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें बेसिक्स थी, ये फंडामेंटल्स ऑफ एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।